अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसे मैंने संडे टेस्ट रखा है, कम्युनिटी पेज पे भी अपडेट देती है, वीडियो बना के भी आपको बता दिया है ताकि आप सब जो है अपडेट रहे। ठीक है, और संडे को हमारा टेस्ट है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। अब ये मैंने इस संडे मैंने फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अब इसमें सॉलिड, गैस, लिक्विड तीनों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो न्यू बुक है उसमें देखिए गैस का अलग है, लिक्विड का अलग है, सॉलिड का अलग है। जो तीन चैप्टर हैं ये यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6। ठीक है, तीन चैप्टर है जो कि आपको आपके इस कमिंग संडे को होने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो तीन चैप्टर है इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, बहुत कॉमन एमसीक्यूज़। और मतलब इसके लिए इतने मुश्किल चैप्टर नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बहुत इजी होगा। और तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले आपकी इसी टेक्स्ट बुक से, ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना, मैंने इसी से नोट्स बनाए। वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने जो है नोट्स की शक्ल में यहाँ पे आपके सामने रखूँगी। ठीक है, नोट्स जो है, और ये मैं 1.5 आवर का जो है कॉन्सेप्ट दूंगी आपको ऊपर से। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर हम पास पेपर पे आएंगे जैसे मैंने बताया था। फिर हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे, नम्स के, सिंध के, पंजाब के। ठीक है, क्योंकि हम ये जो टेस्ट सीरीज़ है तमाम प्रोविंस के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और ये नहीं कहिएगा कि मैम सिंध की टेक्स्ट बुक है, किसकी टेक्स्ट बुक है। देखिए, सिंध टेक्स्ट बुक को मैं फॉलो कर रही हूँ, लेकिन पंजाब भी सेम ही है सिंध के। देखिए, जो बेसिक अगर मैं नम्स का पेपर आपको दूं सिंध वाले बच्चे को, तो बिल्कुल कॉमन एमसीक्यूज़ आए हैं। एक दो ऐसे होंगे जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, जो कि कोई वैल्यूज़ वगैरह होगी, वो डिफरेंट होगा। बाकी सब कुछ सेम है, कॉन्सेप्ट हर जगह सेम होता है। सो लेट्स स्टार्ट, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, सो मैं जो है चैप्टर निकाल लेती हूँ स्टेट ऑफ मैटर। सो सबसे पहले जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ यूनिट 5। ठीक है, यूनिट 5 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड। ठीक है, सो इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है सबसे पहले तो हम बिहेवियर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड को देखेंगे। ठीक है, एवोपोरेशन क्या होता है, ये सब तो बेसिक डेफिनेशन है। द एस्केपिंग ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड टू द एटमॉस्फेयर। जो सरफेस ऑफ लिक्विड से जो मॉलिक्यूल्स एवोपोरेट कर जाते हैं, ठीक है, कहाँ पे, इन्वायरमेंट में। ठीक है, उसको हम कहते हैं एवोपोरेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन एमसीक्यूज मतलब आ सकता है, और चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एवोपोरेशन, अब मेन जो है फैक्टर है, डेफिनेशन बता दी। अब फैक्टर कौन से हैं, फर्स्ट तो है टेम्परेचर, उसके बाद है सरफेस एरिया, उसके बाद है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। टेम्परेचर किस तरह से, एवोपोरेशन अगर एट ऑल टेम्परेचर। अब जो एवोपोरेशन होती है वो तमाम टेम्परेचर पे होती है, उसके लिए कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, इंक्रीज द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपोरेशन, मतलब टेम्परेचर का एवोपोरेशन से डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवोपोरेशन बढ़ेगी। ठीक है, और एवोपोरेशन हर टेम्परेचर पे हो सकती है। ठीक है, सरफेस एरिया ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर वुड बी द रेट ऑफ एवोपोरेशन। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा रेट ऑफ एवोपोरेशन होगी ना। जैसे आप पानी को फैला दें, ठीक है, तो आप जैसे टंकी होती है, टंकी का जो ऊपर जो ढक्कन है, मतलब आप खोलेंगे तो आप अब टंकी तो एक जगह होती है ना, एक स्पेस होता है, उसमें आपने बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है, सरफेस एरिया उसका बहुत लिमिटेड होता है। तो अब क्या वो टंकी पूरी जो है ऑपरेशन हो जाएगी, इसके सारे वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, ऐसा नहीं होता। अब बहुत मतलब अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ऑपरेशन होगी। मतलब अगर पानी को मैं एक छोटी सी जगह पे रखूँ और एक बड़ी जगह पे फैला के रखूँ, तो जो बड़ी जगह पे मैंने फैला के रखा होगा ना, वो ज़्यादा ऑपरेशन होगी उसकी। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ग्रेटर वुड बी द रेट ऑफ ऑपरेशन, मतलब जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ ऑपरेशन होगा। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो हो सोचे एवोपोरेशन क्या होगी, लिमिटेड होगी, मतलब एवोपोरेशन कम होगी। ठीक है, अगर वीकर इंटरमॉलिक्यूल, मतलब जो मॉलिक्यूल है वाटर के, अगर उसमें वीक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, तो हमारा जो रेट ऑफ एवोपोरेशन है वो भी ज़्यादा होगा। तो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई, इसका डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर का एवोपोरेशन से, सरफेस एरिया का डायरेक्ट रिलेशन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी, मीन वीकर होंगी, तो रेट ऑफ एवोपोरेशन ज़्यादा होगा। इसका इन्वर्स रिलेशन है, इन दोनों का डायरेक्ट है। अच्छा, उसके बाद आते हैं कंडेंसेशन। व्हाट इज़ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन में सबसे पहले हम आते हैं वेपर प्रेशर पे। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड। अब जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ना,
किसके जरिए? बाय द वेपर, वेपर्स के जरिए ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो कि जो वेपर ऑफ लिक्विड होते हैं ना उसके जरिए एग्जर्ट होता है एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे, ठीक है, वो हमारा वेपर प्रेशर होता है, जैसे इसके नाम से भी जाहिर है। अब इसकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। यूनिट ऑफ वेपर प्रेशर जो है मिलीमीटर ऑफ मरकरी में भी होते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में भी आप देखेंगे, टॉर में भी देखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी देखेंगे। ये यूनिट आपने याद रखनी है क्योंकि ये आ जाती है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, आपने लगाना है वेपर प्रेशर, टॉर, न्यूटन पर मीटर, एटमॉस्फेयर, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, सारे यूनिट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अब कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को? फर्स्ट है टेम्परेचर। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अब जो वेपर प्रेशर है वो भी टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। किस तरह से? द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीज। अगर वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो बढ़ता है विद द इंक्रीज द टेम्परेचर, मतलब जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर उतना बढ़ेगा, टू द इंक्रीज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ेगी तो क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा ना। तो डायरेक्ट रिलेशन है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का, द लिक्विड इन विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीकर शो हाई वेपर प्रेशर। सेम इसका भी वेपर प्रेशर का भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज से इनवर्स रिलेशन है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कम होंगी, मीन वीक होंगी, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट दरअसल होता क्या है कि वो टेम्परेचर होता है जिसमें जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो इक्वल हो जाता है। किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना उससे जो वेपर प्रेशर है ना लिक्विड का वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि वो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है विस्कोसिटी, द इंटरनल रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ अ लिक्विड। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है ना फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब एक लिक्विड जो है, लिक्विड वाटर है, अब जैसे कि पानी, अब पानी की विस्कोसिटी बहुत कम है, लेकिन अगर मैं शहद की बात करूं, हनी की बात करूं, तो उसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उस वजह से उसकी विस्कोसिटी कम है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम है उसके अंदर। मैं वाटर इंटरनल रेजिस्टेंस में ज़्यादा है, किसमें? हनी में, क्योंकि उसमें इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि वाटर में इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है और उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो है क्या है? कम है। इस वजह से वो बहुत बहता ही चला जाता है। पानी को आप डालें फ्रेश पे और हनी को डालें, पानी जो है बहता हुआ जाएगा क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है, और शहद जो है उस हल्का हल्का जाएगा क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है मॉलिक्यूल के दरमियान। इंटरनल रेजिस्टेंस इन दी फ्लो ऑफ लिक्विड बता दिया ना, विस्कोसिटी की डेफिनेशन है। विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज मेजर इन, जो विस्कोसिटी है ना इसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं? ये एमसीक्यू आ सकता है कि भाई पॉइज इज़ अ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, सेंट्री पॉइज भी होता है, मिली पॉइज भी होता है, इनमें हम मेजर कर सकते हैं विस्कोसिटी को। ये मेजरमेंट यूनिट है। अब जो अगर यूनिट है तो जैसे मैंने पॉइज बताया कि वो यूनिट है, तो 1 पॉइज किसके बराबर है? ये आता है एमसीक्यूज नम्स में भी आया था कि 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये आ जाता है और आपको पता नहीं होता कि भाई क्या आंसर होगा। तो ये मैंने सारी जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना वो यहाँ मेंशन कर दी, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। और मैं बहुत तेज़ी से जा रही हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कर रही हूँ जहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि कम से कम 1 घंटे में मैं ये चैप्टर कवर करवा दूँगी। उसके बाद फिर हमारे और भी बहुत ज़्यादा टारगेट होंगे। 1 पॉइंट जो है वो क्या है? 1, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप पहली दफ़ा ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, आपने पहले भी तो पढ़ी होगी ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलूँगी। 1 पॉइंट बराबर होता है 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और 1 सेंटी पॉइंट बराबर होता है -2 और सेम अपने यूनिट लगा देना है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज आ जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब कौन से फैक्टर है जो कि विस्कोसिटी पे अफेक्ट करते हैं। मैंने अभी आपको वर्बली भी बता दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जैसे बताया साइज ऑफ मॉलिक्यूल कि द विस्कोसिटी फॉर लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। इफ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज बिगर द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज हाई। अभी कह रहे हैं अगर साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो बड़ा है तो जो विस्कोसिटी होगी उस लिक्विड की वो ज़्यादा हो जाएगी। मतलब साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल का विस्कोसिटी से डायरेक्ट रिलेशन है, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इफ़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड इज ग्रेटर देन द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज ऑल्सो ग्रेटर। मैंने वही अभी बताया था ना कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है हनी में, इस वजह से उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो सेम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का विस्कोसिटी डायरेक्ट रिलेशन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी।
टेम्परेचर की बात करें तो विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो है ना रिलेशन विस्कोसिटी से वो इन्वर्स है। अगर टेम्परेचर आप ज़्यादा करते हैं, अगर टेम्परेचर हाई होता है तो विस्कोसिटी कम होगी, ठीक है, विस्कोसिटी कम होगी। टेम्परेचर ज़्यादा करने से विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो कम हो जाती है। अब सरफेस टेंशन की अगर हम बात करें तो सरफेस टेंशन क्या है? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट राइट एंगल डायरेक्शन इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ये तो डेफिनेशन आज बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई सरफेस टेंशन क्या है? जो फोर्स एक्ट करती है ना पर यूनिट लेंथ पे, ठीक है, किसके? सरफेस ऑफ लिक्विड पे, और वो भी राइट डायरेक्शन, राइट एंगल डायरेक्शन, वो हमारी सरफेस टेंशन है। और इसके यूनिट आ जाते हैं। यूनिट देखिए, जहाँ पे मैं बोल रही हूँ ना, यूनिट आपने याद रखने हैं, यूनिट पूछे जाते हैं, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। वो इस तरह से भी एमसीक्यूज दे सकते हैं, यूनिट से भी दे सकते हैं। बच्चे यूनिट में ही गड़बड़ करते हैं। तो यूनिट क्या है? डाइस पर सेंटीमीटर और अर्ज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से नोट जिस तरह से मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ये आपको नम्स के टेस्ट में, हर टेस्ट में हेल्पफुल होंगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं सरफेस टेंशन पे, वो क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इज ग्रेटर दैन सरफेस टेंशन और लिक्विड इज आल्सो ग्रेटर। मतलब जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज़्यादा होंगी, उतने ज़्यादा सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी। सेम डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब इसका टेम्परेचर से इनवर्स रिलेशन है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सरफेस टेंशन कम होगी, सेम एज विस्कोसिटी, जैसे आपने देखा। उसके बाद हम आते हैं कैपिलरी एक्शन क्या होता है। कैपिलरी एक्शन पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो द फॉल और राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। आपने नाइन में शायद ये प्रैक्टिकल हमने किया था कि कैपिलरी ट्यूब हमने ली थी, और उसमें हमने देखा था कि भाई जो राइज हो रहा है, ये जो फॉल हो रहा है, लिक्विड का फॉल होना या राइज होना कैपिलरी ट्यूब में, वो हमारा कैपिलरी एक्शन कहलाता है, ठीक है। कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन। अब वो कैपिलरी एक्शन किसकी वजह से होता है? वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ये एज इट इज एमसीक्यूज आया हुआ है एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। सो ये तो बहुत उस वक्त भी हमें बताया था कि ये जो कैपिलरी एक्शन है, ये किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू द सरफेस टेंशन। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वैन वॉल फोर्सेस, ठीक है। अब ये कौन सी अब आपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा। अभी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का हम वैन वॉल फोर्स भी कहते हैं कि बेसिकली ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच कंबाइन मॉलिक्यूल टुगेदर इज नोन इंटरमोलिकुलर फोर्स। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि मॉलिक्यूल को क्या करती है? कंबाइन करके रखती है, वो क्या होती है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है या वैन वॉल फोर्सेज होती है। अब टाइप्स ऑफ वैन वॉल फोर्सेज अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले क्या है? डायपोल इंटरेक्शन है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो उसके फिर हाइड्रोजन हम एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो काफ़ी लंबा जाने वाला है ये चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो टाइप्स ऑफ वैन वॉल। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि भाई फोर्स ऑफ वैन वॉल फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स एक ही बात है। ये क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि कंबाइन करता है मॉलिक्यूल को एक साथ, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है। अच्छा, ये नोट जो मैंने जिस तरह से बनाए ना, ये फर्स्ट ईयर वाला बच्चा जो है, जो इस वक्त पेपर देगा, उसके लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। अब टाइप ऑफ वैन वॉल फोर्सेज देख लें। सबसे पहले डायपोल इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच कंबाइन पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल with partial negative end of another molecule is known as dipole interaction। जैसे कि ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दो अलग है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्शियल पॉजिटिव, वो ये मतलब दो मॉलिक्यूल है, आप समझ लें। ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये दूसरा है। अब मैं कह रही हूँ जो पार्शियल पॉजिटिव है ना, एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का आपने पार्शियल पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। ये पार्शियल है, ये जो एस है ना, ये शो कर रहा है पार्शियल, ठीक है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव है। आपने एक मॉलिक्यूल का कौन सा एंड लिया? पार्शियल पॉजिटिव, और दूसरे का कौन सा लिया? पार्शियल नेगेटिव। ये दूसरा मॉलिक्यूल है ना, इसका आपने पार्शियल नेगेटिव लिया जो कि क्लोराइड है, और इसका आपने पार्शियल पॉजिटिव लिया जो कि हाइड्रोजन है। अब इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन है ना, इसको हम कहते हैं डायपोल इंटरेक्शन। देखें इसमें क्या मुश्किल बात है, मैंने जिस तरह से आपको समझाया है, ये इसी तरह से एमसीक्यू जाता है कि भाई एक एंड पार्शियल पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, बताएं कौन सी इंटरेक्शन है, और बच्चे लगा के आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा क्या हो गया? डायपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच कंबाइंड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोराइड हो गया, फ्लोराइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ठीक है, ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसके दरमियान? हाइड्रोजन एटम होता है और वन मॉलिक्यूल
ठीक है। और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होता है, या तो क्लोराइड होगा या फ्लोराइड होगा या नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, या हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अब मैं कह रही हूँ कि हाइड्रोजन आउट ऑफ वो वन मॉलिक्यूल, ये देखिए ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोराइड है। अब ये हाइड्रोजन और फ्लोराइड के दरमियान जो ये बॉन्ड है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस तरह से ये देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस तरह से फ्लोराइड की जगह हम क्लोरीन भी ले सकते हैं, नाइट्रोजन भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। अगर ये चार होंगे, मतलब इसके अलावा भी जो मेंशन है, और हाइड्रोजन के दरम्यान जो इंटरेक्शन होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। अब एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन देख लें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो वो क्या है, वाटर जो है वो एग्जैक्ट इन लिक्विड स्टेट आपको पता है, और एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, ठीक है, रथर देन गैस ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और ये क्या है, क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑन द अदर हैंड इज़ अ हाइड्राइड ऑफ अ सेम ग्रुप बट एग्जिस्ट इन गैसेस। अब ये क्या कह रहे हैं कि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, ठीक है, जबकि रदर देन गैसेस ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि जो है जो गैसेस होती हैं, अब ये कह रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अब जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड है वो क्या है, दूसरी तरफ अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड को देखें तो वो हाइड्राइड ऑफ है, सेम ग्रुप का ही हाइड्राइड जैसे वाटर है, लेकिन वो गैस में है, जबकि वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। अच्छा, और जो हाइड्राइड मैंने आपको बताया, ठीक है, कौन सा मैंने बताया आपको, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये आ सकता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड कौन से स्टेट में होता है, गैसेस में होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर, और वाटर कौन सी में होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो जो है एट रूम टेम्परेचर या ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो है वो गैस टेस्ट में होता है। इट डज़ नॉट हैव हाइड्रोजन, उसके पास कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, जबकि वाटर के पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। आपने देखा ना कि वाटर के पास H2O है, H2O मैंने कहा है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरम्यान, तो इसका मतलब वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि इसके पास जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, हाइड्रोजन सल्फाइड के पास, ठीक है। माइक्रो बायोमोलिक्यूल सच एस माइक्रो बायोमोलिक्यूल जैसे प्रोटीन हो गया, DNA हो गया, एक्सेट्रा, ये जो है वाइटल फंक्शन देते हैं लाइफ में, आपको पता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स होल्ड देयर चेन, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, इनकी चेन को होल्ड करके रखता है, ठीक है, इन पर्टिकुलर सीक्वेंस पॉइंट। उसके बाद क्या है, विस्कस मटेरियल होते हैं, ठीक है ये, और दे इजीली फ्रॉम अ स्मूथ लेयर ऑन सरफेस, और ये क्या होते हैं, स्मूथ लेयर बनाते हैं। द एडहेसिव एक्शन ऑफ पेंट्स इज डेवलप्ड ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये कह रहे हैं पेंट्स जो होते हैं ना वो भी विस्कस मटेरियल है, और ये क्या करते हैं, एक स्मूथ लेयर बनाते हैं सरफेस पे। आप पेंट्स क्यों करते हैं, ताकि स्मूथ लेयर बन सके। अब जो एडहेसिव एक्शन है पेंट्स का, वो किससे डेवलप होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एडहेसिव एक्शन मतलब वो उसको बिल्कुल गीला और स्मूथ बना लेता है, तो पेंट्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। उसके बाद आते हैं हम फैब्रिक्स ऑफ क्लॉथ इज मेड अप ऑफ फाइबर्स। अब जो क्लोथ्स है ना उसकी जो फैब्रिक्स है वो भी किससे बने होते हैं, फाइबर से बने होते हैं, जैसे सिल्क हो गया, पॉलीएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्सेट्रा। द रिजिडिटी एंड टेंसाइल इफेक्ट इन थ्रेड्स। अब जो रिजिडिटी है, जो थ्रेड्स है ना, धागा, आपने देखा होगा कि उसमें रिजिडिटी भी है और उसमें टेंसाइल इफेक्ट भी है। टेंसाइल इफेक्ट मतलब खींचने की सलाहियत भी है, तो वो किस वजह से है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से है। तो ये एप्लीकेशन है कि एमसीक्यूज में आ सकता है कि भाई ये कौन से बॉन्ड की वजह से, तो आपने हाइड्रोजन बॉन्ड टिक करना है। उसके बाद है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इज बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जो आप सोप यूज़ करते हैं या जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, तो उसकी भी किस पे बेस है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन पे ही बेस है वो, बिटवीन द पोलर पार्ट ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप विद द वाटर मॉलिक्यूल। उसमें क्या होता है, पोलर पार्ट डिटर्जेंट का होता है और सोप होता है विद वाटर मॉलिक्यूल, मतलब एक पोलर पार्ट एक नॉन पोलर पार्ट होता है। इस तरह से वो जो है क्लींजिंग में एक्ट करता है, और ये सारी हाइड्रोजन बॉन्ड की मैंने एप्लीकेशन आपको बता दी। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि कॉन्सेप्ट जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, कि क्या कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड का, किस तरह से वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को डिफाइन करता है। तो सबसे पहले जो है हाई स्पेसिफिक हीट है उसकी, उसके बाद क्या है, हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, हाई डेंसिटी ऑफ वाटर है, हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है, हाई विस्कोसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। और एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन मुझे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा इसके ब्रीफली जो है डिस्कस कर देती हूँ। हाई स्पेसिफिक हीट, किस तरह से वाटर डज नॉट वार्म और कूल रैपिडली। आपको पता है कि वाटर जो है वो ना ही तेज़ी से ना गर्म होती है ना ठंडी होती है, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि हाई स्पेसिफिक हीट कंटेन करती है वाटर, विच इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन। और हाई स्पेसिफिक हीट किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हैज़ मार्क इफेक्ट ऑन द वेदर, इट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दी मॉडरेटिंग द टेम्परेचर ऑफ
अर्थ सरफेस। तो इस वजह से वाटर जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है। हमारी बॉडी भी 90% वाटर होती है, तो वाटर जो है आप खुद सोचें कि इसकी हाई स्पेसिफिक हीट है, इट्स वेरी गुड, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से ना ठंडी होती है ना गर्म होती है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में तो चेंजेस आते रहते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्म और ठंडी होने लगती तो फिर तो हो गया हमारा काम, ठीक है। और ये किस वजह से है, हाई स्पेसिफिक हीट। और हाई स्पेसिफिक हीट किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 3 पॉइंट अपने पास नोट कर लें। उसके बाद आता है हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। किस तरह से, ईच वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पोलर। अब हर वाटर मॉलिक्यूल जो है 2 पोलर कंटेन करता है। एक हाइड्रोजन एटम होता है, और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन एटम होता है, ठीक है, विद 2 नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल। इसमें इतनी डिटेल में नहीं जाए, लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये उन लोग के लिए जो कि लिख कर आएंगे, आपको मैं बस वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ। एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग बॉन्ड। अच्छा, क्या होता है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। तो वो आती है हमारे पास ब्रेकिंग बॉन्ड। दैट इज़ वाई वाटर बॉयल एज हाई टेम्परेचर। हम क्यों कहते हैं कि वाटर बॉयल होता है हाई, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जो है हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हमने हाई स्पेसिफिक हीट देख लिया, हाई बॉइलिंग पॉइंट देख लिया कि क्या होता है। अब हाई